तुम हमारे जो है क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे बात देवो भव है, बैठो आराम से। लेकिन ये क्या मकसद लेके आया है? इसका मकसद ये था कि कैसे भी करके व्यापार के लिए परमिशन लेनी है। अब ये भाई साहब 3 साल रहा यहाँ मुगल दरबार में, 3 साल में आप सब लोगों को पता होना चाहिए जहांगीर एक ऐसा शासक है जिसने भांग शराब आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन खुद पर रोक नहीं लगाई थी, खुद खूब पीता था जबरदस्त। उसके मतलब सुबह से शाम तक वो शराब में रहता, कहते कि नूरजहां शासन चलाती जहांगीर था। एक सैनिक ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए कह दिया हॉकिंस के सामने, लेकिन खुद पर रोक नहीं लगाई थी, खुद खूब पीता था जबरदस्त। उसके मतलब सुबह से शाम तक वो शराब में रहता, कहते कि नूरजहां शासन चलाती जहांगीर शराब में रहता। वो उससे कुछ बात करे, इसका मौका मिले। अब जहांगीर सिर्फ नशे में नहीं रहता, जहांगीर खतरनाक आदमी भी था। एक सैनिक ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए कह दिया हॉकिंस के सामने, जहांगीर ने उसको शेरों से लड़ने के लिए छोड़ दिया पिंजरे में कि तुम्हें शेरों से कुश्ती लड़नी है। उसने सोचा भाई इससे तो कुछ कहना भी बेकार है, यहाँ का फंस तो नहीं गया मैं, अब ऐसा नहीं था चुपचाप भाग जाए, बोला मौका मिलेगा कभी ना कभी। तो वो देखता था उसके साथ में 10-20 गार्ड रहते थे जहांगीर के, वो बस इस बात के लिए थे कि जहांगीर कब आदेश करे पनिशमेंट देने का, वो पनिशमेंट दे दे। उसने सोचा चलो कभी तो मौका मिलेगा। वो शाम को बैठता था उसके पास में, ठीक है। तो अब इसको पहले भी पता था कि ये जो मुगल शासक है शराब पीते हैं, तो शराब भी लेके आया था, रेड वाइन गिफ्ट करी इसको। उसने धीरे धीरे सारी खत्म करी, लेकिन इसको परमिशन नहीं दी। सब कुछ दिया इसको, 400 का मनसब बनाया, 400 जात का मनसब मतलब मनसबदारी प्रथा थी मुगलों के टाइम पे, उसके लिए वेतन मिलता था, मतलब इसको वेतन भी मिलता था। इसकी शादी करवाई, आर्मेनियाई लड़की थी बहुत सुंदर, इसकी चॉइस से शादी करवाई, मतलब इसको सब कुछ दिया। लेकिन जब कभी भी ये बैठे कि भैया वो भाई साहब बिजनेस के बारे में बात करें, मैं समझ रहा जहांगीर को पगले, मतलब इसको परमिशन नहीं देता। ये बेचारा 3 साल में थक गया, ये समझ गया कि यार मैं इसको जो समझ रहा हूँ ना चला लूंगा, इस पर चक्कर चला दूंगा, चक्कर चलने का नहीं है। यानी कहने का मतलब है हॉकिंस तो विफल रहा, हॉकिंस क्या बोलेंगे, विफल रहा, और इतना विफल रहा कि बेचारे की वापस जाते टाइम डेथ भी हो गई। अब दूसरा ऑप्शन खोजा जाए। दूसरा आपको पता हो तो उसने पुर्तगालियों का था सवाली वॉर में, यस और नो, सवाली वॉर लड़ा गया था 1612 में। मतलब थॉमस रो के आने से पहले प्लानिंग हुई थी कि पुर्तगालियों को एक युद्ध में हराया जाएगी, कम से कम हमारी और नजर तो जाएगी, पुर्तगाली बड़ी सकती नहीं है, हम भी बड़ी सकती हैं 1612 में। तो सवाली वॉर में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। यहाँ पे अंग्रेजों का जो आपका नेतृत्व कर रहा था वो था मिडलटन। तो कहने का मतलब मुगलों को ये लगा कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली सकती है, ये भी सकती है। तो यहाँ पर आकर उनका माइंडसेट चेंज होता है इनके लिए। तो ये क्या बोलते हैं, थॉमस रो को परमिशन दे देता है जहांगीर। तो परमिशन प्राप्त करने में कौन सफल रहा, थॉमस रो को परमिशन मिली, यस और नो, जी भैया। लेकिन जो ये परमिशन मिली है ना, ये मिली कोस्टल एरिया के लिए। कोस्टल एरिया बोले तो समुद्र तटों के लिए। कहाँ के लिए, समुद्र तटों के लिए। यहाँ पर आपका आंध्र में जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने अपना कहाँ पे आपका मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाई, मसूलीपट्टनम आंध्रा में, आंध्रा मसूलीपट्टनम में कि कोस्टल एरिया। ये समझ गए कि अंदर व्यापार अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मुगल बहुत मजबूत है, ठीक है। या तो ये कमजोर हूँ या हम बार-बार व्यापार करें। तो आंध्रा के मसूलीपट्टनम में यहाँ पे इन्होंने व्यापार किया था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये होता है कि इनका जो व्यापार है वो कोस्टल एरिया पर बढ़ने लगता है। और आप जानते हैं ये जो व्यापार बढ़ रहा है उसके लिए परमिशन लेने में सफल कौन हुआ है, थॉमस रो। किससे, जहांगीर से। ये भी याद रख लेना, परमिशन इसको किससे मिली, जहांगीर से। कहते हैं जहांगीर को इसने गुलाब गिफ्ट कर दिया। अच्छा मुगलों को गुलाब से कितना प्रेम है तुम जानते हो? कभी आप ध्यान देना कि बाबर की बेटियों के नाम किस पे है, गुल नाम से। गुल मतलब गुलाब से बेहद प्यार है। बाबर ईरान से मतलब ऊँटों पर लदवा के गुलाब मंगवाता था, जहांगीर को बेइंतहा प्यार था। और तुम जानते हो गुलाब दिल जीत लेता है, सल्तनत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि हमारी जो सल्तनत थी ना, जो मुगल सल्तनत है, वो अंग्रेजों को एक गुलाब में दिख गई, एक गुलाब में। तुम जानते हो गुलाब की कीमत, फिर उससे सब खुश होते हैं। हम सब आते हैं। उनसे बात करूँ कि जो चाइना है, चीन है, वो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 25% प्रोड्यूस करता है। मतलब पूरी दुनिया जो करती है उसका 1/4 मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, अकेला चीन। ऐसे ही उस समय पर पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 1/4 इंडिया प्रोड्यूस करता था, टेक्सटाइल। ये वेस्ट बंगाल जो था हमारा, क्यों इस पर नजर थी अंग्रेजों की, क्योंकि यहाँ था टेक्सटाइल का बिजनेस। और टेक्सटाइल में क्या आता है, धागे, यार धागे हो गए, वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किसकी नजर थी, क्योंकि ये दुनिया का 1/4 हम करते थे, वर्ल्ड 1/4, 25%। तो बड़ा बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ, जी भैया बड़ा बिजनेस है। तो सीधी सी नजर। दूसरा कारण क्या था कि ये प्रोस्पेरिटी का इसका कारण था यहाँ की उपजाऊ जमीन। और आज वाला वेस्ट बंगाल नहीं है, आज का जो बिहार है, आज का जो उड़ीसा है, ये सब किसमें आते थे, वेस्ट बंगाल में आते थे। आज का जो बांग्लादेश है वो भी वेस्ट बंगाल में। तो इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा एक टेरिटरी होगा, कितना बड़ा क्षेत्र होगा। तो इन सब की नजर कहाँ पे थी आपका, कि भैया इस पे हम लोगों को जाना है। अब यहाँ पे दरअसल में कौन औरंगजेब, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे कौन है, शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान यार इतने तगड़े एम्परर हैं, मामा भांजे की तो वैसे भी बनती है। सर पॉलिटिकल हिस्ट्री प्लीज मुझे डिसाइड करने दीजिए ना, मेरे साथ रखिए ना प्लीज बात में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी यहाँ पे आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर किस पे, वेस्ट बंगाल पे नजर रख रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि यार बिजनेस कैसे भी हो, जैसे भी पॉसिबल हो पाए। तो इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे ये जो व्यापार करते थे उस टाइम पे देते थे 2% टैक्स। कितना टैक्स देते थे, 2%। लेकिन ये शाइस्ता खान ने बोला कि भाई टैक्स जो है 3.5% होगा। और इसी टाइम इसी में यहाँ पे कमान संभाली, और उसका नाम था आपका जोसिया चाइल्ड। जोसिया चाइल्ड, क्या नाम है, जोसिया चाइल्ड। इसने बोला हम नहीं मानेंगे किसी मामा वामा की, किसी मामा की हम नहीं मानेंगे। यानी इसने 3.5% देने से मना कर दिया, ठीक है। अब ये सोच रहा था यार हम अंग्रेज हैं। अब आप जानते हो औरंगजेब एक बड़ी पावर था उस टाइम पे। एक फोटो दिखा रहा हूं मैं, तुम समझना ये जोसिया चाइल्ड ने क्या कराया। ये देखो फोटो, ये जोसिया चाइल्ड है और ये औरंगजेब है। मतलब एरोगेंस बिजनेस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घमंड व्यापार में सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता, गर्दन झुकानी पड़ी। अब समझो इतनी सी बात को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब, उन्होंने सोचा इस आदमी ने तो, जोसिया चाइल्ड ने तो अपने चाइल्डिसपन में, चाइल्ड ही है, बच्चा ही है, इसमें दिमाग ही नहीं है, बोले इसने तो यार हम जो है ना बिल्कुल खराब कर दिया। और ये वेट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो धैर्य कितना है। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई इसकी। अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कुछ भी औरंगजेब के बारे में कुछ बात कर लूँ। औरंगजेब की क्या हुई थी, 1607 में मौत हो गई थी, ठीक है। औरंगजेब के बाद में आया था फर्रुखसियर, एक शासक है। तो क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फर्रुखसियर ने जो आपका मुक्त व्यापार के आदेश दे दिए। अब ऐसा क्यों संभव हुआ, देखो फर्रुखसियर आप सब लोगों को पता होना चाहिए 1713 से 1719 तक शासक था। और इसने अपने मतलब 1717 में, क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन मिलने आया, जिसका अध्यक्ष था यहाँ पे। एक डेलीगेशन जो आया आपका, जो शिष्टमंडल यहाँ पे मिलने आया था, इससे बड़े चालाक थे अंग्रेज। जो ये अध्यक्ष आया उसका नाम है आपका जॉन सैरमन। जॉन सैरमन इसके बारे में पूरी रिसर्च करके आया फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर जो है ना, उसको बैठने में दिक्कत थी। अब बैठने में क्यों दिक्कत थी, अब इसने बोला सर जी तुम्हें कोई दिक्कत है क्या फर्रुखसियर से। अब ऐसी बातें कोई बताई जाती हैं, ये बातें बताई नहीं जाती।
लेकिन उसको महसूस हुआ थोड़ा सा। उसने बोला सर मैं थोड़ा सा संभाल रहा हूँ। अब ये दिक्कत तब होती है। अब उसने सोचा पता ही चल गया तो छुपाना क्या है। बोले फिर बोले आई ट्रक क्या मांगा, बंगाल बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड। बोला ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने बहुत दिया है हमें, फैक्ट्रियों में काम करके मेहनत करके। क्या बोलेंगे भैया, अंग्रेजों को मिल गया नहीं मिला 10 तक, ठीक है। लेकिन आप जानोगे कि भाई जब औरंगजेब की मौत हो गई 1707 में, तो वो आप ये समझ सकते हैं कि औरंगजेब जो है वो अंतिम मजबूत शासक था। औरंगजेब के बाद में मुगलों का डाउनफॉल आया है। और डाउनफॉल का मतलब क्या था, डाउनफॉल का होने का मतलब ये है कि दोस्त आपका जो इनको रेवेन्यू आता था ना, जैसे अकबर के टाइम, आज भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, और अकबर के टाइम पे थे आपका 15 सूबे। तो 15 सूबे क्या करते थे, ये सब टैक्स कलेक्ट करके कहाँ भेजते थे, आगरा भेजते थे। लेकिन वो क्या हो गया कि जैसे जैसे फर्रुख सियार के बाद में तो बहुत सारे तो लोगों ने क्या बोलते टैक्स देना मना कर दिया। सिर्फ एक ही जगह से इनका टैक्स जाता था और वो जगह थी बंगाल। बाकी जगह से इनका टैक्स जाना क्या हो गया था, बंद हो गया था। बंगाल से इनका टैक्स जाता था सिर्फ, और बंगाल से जो इनका टैक्स जाता था, तो याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट बना लेना, मुगलों का रेवेन्यू, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, रेवेन्यू देता था या नहीं देता था, वेस्ट बंगाल से रेवेन्यू जाता था, राइट, ठीक है, बंगाल से टैक्स जाता था। बंगाल का एक नवाब था अली वर्दी खान, उसकी 1756 में मौत हो गई, 1756 में। उसके बाद में सिराजुद्दौला आया गद्दी पर, और सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से हद से ज़्यादा नफरत करता था। इसके एक्ट देखे ना तुमने, सिराजुद्दौला के समय पे एक एक्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि इसने 20 जून 1756 को कौन सी घटना हुई थी बताओ, सुना होगा सबने। लेकिन उनका जो सेनापति था इसका, क्या नाम है उसका, मीर जाफर, उसको क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। इस टाइम पे क्लाइव एक्टिव था। क्लाइव ने क्या बोला, इसको लालच दे दिया, बोले हमारी वजह से तू बंगाल का नवाब बनेगा, सिराजुद्दौला जब तक गद्दी पर नहीं आ सकता कभी भी। तो जो 50,000 की सेना थी, इनके 300 लोग थे क्लाइव के पास में, सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो मीर जाफर 50,000 लोगों को ये आपका ऑपरेट करता था। इसने वॉर ही नहीं किया, इसका कमांडर, उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। तो सिराजुद्दौला को किस वॉर में हराया था ये बताइए जरा। तो क्या बोले मीर बंद हो गया था, अंतिम रेवेन्यू भी खत्म। यानी मुगल जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं वैसे वैसे अंग्रेज क्या होते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, मजबूत होते जा रहे हैं। छोटी सी बात है। और फाइनली एक वॉर लिखना है यहाँ पे, इसके बाद वॉर जिसको अंग्रेजी राज की स्थापना का बक्सर वॉर। बक्सर वॉर कब का है, 22 अक्टूबर 1764, 1764। इसमें क्या हुआ था आपका, मीर कासिम था शासक था, जिसका भी बड़ा शासन रहा है, 46 ईयर्स इसने भी रूल किया है, 1760 से 1806 तक। तो जो ये शाह आलम द्वितीय मुगलों की तरफ से था, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है, ये नवाब था। और सुजाउद्दौला था आपका अवध से। अवध से शाह आलम कहाँ से था, ये मुगल है। अब इन तीनों ने मिलकर बोला कि यार अंग्रेजों को अगर अभी नहीं भगाया गया ना तो कभी नहीं भगा पाएंगे, हम तीनों को इकट्ठे लड़ना है। और ये तीनों के तीनों किसे लड़ रहे हैं, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो और वर्सेस। लेकिन हुआ क्या, जीता कौन, हेक्टर मुनरो। अब जब नवाब हार चुके, मुगलों को भी उसने हरा दिया, और अवध जिसको शक्ति कहा जाता था उसको भी हरा दिया, तो पावर में कौन आ गया बताओ, हु इज द पावरफुल, ये बताइए। दो ट्रीटी साइन करिए, दो ट्रीटी साइन हुई। पहली ट्रीटी साइन हुई 12 अगस्त 1765 और दूसरी ट्रीटी साइन हुई 16 अगस्त 1765। कौन है, क्लाइव है। इन संधियों को साइन करवाने कौन है, क्लाइव। और 12 अगस्त 1765 को इन्होंने ये जो संधि की, ये की शाह आलम के साथ में। शाह आलम कौन है, मुगल है। शाह आलम विद उड़ीसा की दीवानी, ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी। कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। अभी पीछे मैंने क्या बताया था, दोनों नाम अलग अलग है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या मिला है, बंगाल बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार, मुक्त आदेश लिखा था मैंने, तुमने बताया नहीं। अरे भाई बता दिया करो, मुझसे भी कुछ गलत लिखे उसके लिए माफी। मुक्त व्यापार, बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए उसने क्या एक आदेश दे दिया मुक्त व्यापार के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या मिला है, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अब यह व्यापार तो समझ में आता है, टैक्स वसूलने काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब तक तो टैक्स किसको जा रहा था, मुगलों को। लेकिन अब पावर कौन बन गया, अब तक जो क्षेत्र मुगलों के अधीन था वो किसके लिए आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक शर्त लगाती है, उसको कहा जाता है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन, क्योंकि पावर में रहेगा, जो पैसे इकट्ठा करने का काम होगा वो तो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और साथ में अगर हम बात करें, अगर आपका न्याय जस्टिस की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, प्रशासन की, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोक शिकायत, इसको निजामत कहा जाता है। उस समय आप इतिहास में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, निजामत। तो लोक शिकायतें ये काम दे दिया गया किसको, नवाब को। नवाब को पूरी तरह इन्होंने खत्म नहीं किया। इनको पता था अगर नवाब को पूरी तरह खत्म कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि जनता भड़क जाए या जनता विद्रोह कर दे। मद्रास में इनका व्यापार हो गया भैया, मद्रास, ये क्षेत्र था मद्रास। और आपका कहाँ पर, कलकत्ता, कलकत्ता में इनका व्यापार हो गया। कलकत्ता नाम तो बाद में हुआ। मेकिंग द लॉ, पावर्स फॉर लॉ मेकिंग। हाँ जी, भारत शामिल है पूर्वी देशों में। देखो पूर्वी देशों से अगर मैं बात करूँ, कभी आप इस बात की कंफ्यूजन ना होना। वर्ल्ड के मैप को देखना, कभी वर्ल्ड मैप आप देखें तो वर्ल्ड मैप में अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको जब यूरोप आएगा तो जो पूर्वी देशों का व्यापार था वो इसके लिए दिया गया था, इस एरिया के लिए, सारे के लिए, इस वाले एरिया के लिए भी और इस सारे एरिया के लिए भी। ठीक है, आपके पास कभी वर्ल्ड मैप हो तो आप समझ लेना, यूरोप के कंपेरिजन में इस एरिया और इस एरिया के। ओके, बनाने की शक्ति दी। कानून जो ये बनाएंगे किसके लिए कानून बनाएंगे, कानून बनाने की शक्ति क्या भारत का कानून बनाएंगे, भारत का कानून थोड़ी बनाएंगे। ये कानून बनाएंगे किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून बनाने की शक्ति दी गई है। थैंक यू। को फॉर्म किया था 1772 में गठित की थी, और इसका काम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई करप्शन चल रहा हो, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखो इन्होंने लॉ मेकिंग की पावर्स तो दे दी 1726 में। इनको पता चलता है कि जो गवर्नर है ना वो अपना बिजनेस सेट करने लगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू तो घटने लगा, उसमें जो ऑफिसर्स थे वो अपना सेल्फ का बिजनेस, खुद का पैसा बनाने लगे। अब खुद का पैसा बनाने लगेगा कोई आदमी और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो भैया बताओ मुझे नुकसान होगा। बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल गवर्नर को हम कहते हैं, और भारतीय संविधान में जन्म हुआ है यहाँ से किसका, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। एक चीफ हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा जन्म के बीज, द सीड्स ऑफ राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको। कार्यपालिका है उसमें बिल्कुल यही नहीं होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, यस और नो। किसी भी बिल के बारे में आप देख लीजिए, किसी भी एक्ट को जब आप पारित कराने जा रहे हैं तो वहां पर बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं, नहीं होता है। तो यहाँ से एक राइज और हो गया, बड़ी छोटी सी समझने की बात है। यानी कि यहाँ से हो गया दोस्त आपका क्या कार्य बताना, कार्यपालिका का उदय। अच्छे बच्चों को तो पता होगा, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता होगा। राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव, विलेज न्यायालय होने का मतलब यह है कि यदि इसकी अवमानना हुई, यानी इसका कोई फैसला है और फैसले को न मानने पर यह दंडित कर सकता है, यानी इसके डिसीजन को अगर आपने डिसोबे किया तो पनिशमेंट दे सकता है या नहीं। आप बोलेंगे जी भैया, तो दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट दे सकता है। दूसरा क्या है, इसके जो फैसले होते हैं, इसके जो डिसीजंस हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। कोई भी जो जजमेंट सुनाया गया है वो सुरक्षित रहेगा और उसको एक एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, एज ए एविडेंस, यानी कि एक नजीर के रूप में उसको अन्य किसी सुनवाई में प्रयोग किया, सेवानिवृत्त हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। 1/4 क्या बोलेंगे,
एवरी ईयर क्या होगा उनका, बिजनेस कर सकते हैं। निजी व्यापार क्या बोलेंगे, प्राइवेट बिजनेस को क्या कर दिया गया, प्राइवेट बिजनेस को क्या बोल दिया गया उन्होंने, भैया प्राइवेट बिजनेस जो है, क्योंकि नॉर्थ में, मैंने बोला ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, उन्होंने क्या भेज दी, सिक्योरिटी कमेटी भेज दी थी, एक गुप्त समिति भेज दी, उस गुप्त समिति ने जाकर के बताया कि भैया बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये तो खुद जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको नाथ एक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पीएम नाथ का है, तो आप समझ गए होगा इसमें कमी क्या थी। हमने गवर्नर जनरल बनाया था अभी, यानी जिसके 4 सदस्यीय एक परिषद थी, यस और नो, आप समझे। अभी मैं आपसे पूछूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोग थे, 4 लोग थे, और बहुमत से निर्णय होता था। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था, आपका निर्णायक वोट, जो डिसीजनेबल वोट है वो दिया गया इसको। तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास पावर्स हैं या नहीं है, कानून बनाने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल्स को, और इसके तो दंड दे सकता है। तो भैया 2 पावर हो गई या नहीं होगी, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे या नहीं होंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्कुल होंगे भैया। अब जो लोग थे वो गवर्नर जनरल के पास भी चले जाते थे, बोले तुम्हारे जो अधिकारी हैं रिश्वत ले रहे हैं, गवर्नर जनरल अपना डिसीजन, क्योंकि वो न्यायिक था, दोनों डिसीजन सुना रहे थे। अभी दोनों के बीच में ये कमी हो गई, तो इस कमी को दूर कैसे लिया जाए, समझिए क्या कमी थी, हम सब करके बताइए क्या कमी है। तो यहाँ पे एक डिसीजन दिया गया 1781 में, और 1781 में कहा गया गवर्नर जनरल के कार्यों में, जीजी के कार्यों में, जीजी है, ये हमको किस एक्ट में देखने को मिलता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आज की अगर हम संविधान की बात करते हैं तो 21 अनुच्छेद में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अलगाव बता